हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 टर्शरी एक्टिविटीज। एक वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। पूरा एनसीईआरटी का सारा आपको इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में मिलने वाला है। हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एक्चुअली में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। ठीक है, अब नोट्स कहां पे मिलेंगे बच्चे? तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द नोट्स, अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं विद रिगार्ड टू योर बोर्ड्स, सीयूईटी या कॉलेज, तो आप उसके लिए भी मुझे वहां पे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में प्राइमरी एक्टिविटीज को डिस्कस किया, यानी वो एक्टिविटीज जिसके अंदर हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फॉर द एक्टिविटी, फॉर वट एवर वी आर डूइंग। भले माइनिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमने चैप्टर में सेकेंडरी एक्टिविटीज को पढ़ा, यानी सेकंड स्टेप कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी एक्टिविटीज से मिल गया है, लेकिन उनको रेडी टू यूज प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको उनकी क्या करनी पड़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी या फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं। ये था अभी तक हम जहां पे एक फिजिकल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे बाकी नेक्स्ट टाइप है, भले वो टर्शरी है, क्वाटनरी है, क्वाइनरी है, राइट, इन सब में क्या होता है? इन सब में सर्विस प्रोडक्शन होता है कि आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जो होता है वो आपको ट्रीट करता है, राइट, वो आपको कोई ऐसे फिजिकल गुड नहीं देता, राइट, बट दे ट्रीट यू, दे क्योर यू। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी दुकान पे गए, है ना, तो आपने उनको पैसे दिए, पैसे के बदले में आपने उनसे कोई प्रोडक्ट लिया, कोई सर्विस लिया, तो इसमें स्लाइट प्रोडक्शन भी है कि वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी से मिलकर के बन के आया, वो सप्लाई किसने किया, वो डिलीवर किसने किया इन एक्सचेंज ऑफ मनी और वट एवर द प्राइजेस, वट एवर द एक्सचेंज अमाउंट इज, दैट कम्स अंडर द टर्शरी एक्टिविटी, राइट, जिसके अंदर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टीचर, ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर जो आपकी दवाइयां देते हैं, राइट, रियल एस्टेट एजेंट जो आपको कोई घर दिखाते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी लेने में हेल्प कर रहे होते हैं, राइट, रिटेल यानी दुकानदार हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गई, है ना, एनीथिंग। सो दिस ऑल कम अंडर द सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाटनरी। क्वाटनरी का सिंपल सा मतलब है जिसके अंदर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपका मीडिया आता है, फाइनेंस आता है, आपकी एजुकेशन आती है, रियल एस्टेट आता है। क्वाइनरी बेसिकली वो सेक्टर है जिसके अंदर हेविली डिसीजन मेकिंग हो रहा होता है, राइट, उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर आपका बिजनेस आ गया कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो, वो भी एक सर्विस है, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, है ना, बट वो एक सर्विस, वो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, राइट, इसमें आपके एनजीओस, नर्सिंग होम्स, ये सब चीजें भी आ जाती है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाइनरी एक्टिविटीज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी को डिटेल में पिछले 2 चैप्टर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो। आज के चैप्टर में हम टर्शरी एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं, यानी सर्विस सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे जाने से पहले एक बारी लिंक देख लेते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। जो सर्विस सेक्टर होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल, शुगर केन बोया, ठीक है, शुगर केन उगाना हो गया आपका प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट, आपने फार्मिंग की, फिर उससे शुगर जो प्रोड्यूस हुई वो हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग हुई। लेकिन इसको जब सप्लाई किया जाएगा टू कंज्यूमर्स, कौन करेगा? कोई रिटेलर करेगा, कोई दुकानदार करेगा, तो वो क्या है? वो है टर्शरी एक्टिविटी, कि वहां से गुड वो लाया फाइनल, बट उसको सप्लाई यहां पे किया, एक सर्विस उसने प्रोवाइड की, राइट। सो इट सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। कैसे? फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल, यहां पे जब शुगर केन यहां तक आएगा, ट्रांसपोर्ट होकर के, ट्रैवल होकर के, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन टर्शरी एक्टिविटी है, राइट। तो इट फैसिलिटेट्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, कि उसके बाद जब वो बेचा गया तो उसके बदले में पैसे मिले या जो कुछ भी मिला, राइट। ये सारी चीजें कौन आपको सपोर्ट कर रहा होता है इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर? दैट इज योर टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आती है, आपका हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आता है, गवर्नेंस आती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आती है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए होता है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, राइट, वही लोग डॉक्टर्स बन सकते हैं जिनके पास वो स्किल सेट है, जिन्होंने उस चीज की पढ़ाई की है, जिन्होंने उसका एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया है, राइट, क्योंकि यहां पे रोल जो होता है वो क्रिटिकल होता है और आपको सर्विस उसी हिसाब से देनी होती है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो वही हेल्थ केयर आता है, प्रोफेशनल आता है, टेक्नीशियन आता है, ट्रेडर आता है, लीगल एक्सपर्ट्स आते हैं, व्हाटएवर, जितने भी हो सकते हैं, जो भी इंसान आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मेजर फोकस आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर होता है, यूजिंग मशीनरी एंड
फैक्ट्री प्रोसेसेस। टर्शरी सेक्टर के अंदर वर्कर की स्किल के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर और उसकी नॉलेज के ऊपर रिलाई करता है। ठीक है। आउटपुट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर किस चीज में किया जाता है, जैसे वहां पे आउटपुट, फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन से शुगर बनाया तो आउटपुट क्या है आपका, शुगर है। यहाँ पे आउटपुट मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस या सैलरीज। इनपुट क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको इनपुट नॉलेज पास कर रहे हैं। आउटपुट उन्हें क्या मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, ठीक है, या फिर तो यही सब आपको मिल रहा होता है। ओके, तो ये अब एक बेसिक सा चार्ट दिया हुआ है कि सर्विस सेक्टर को मेजरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्वाइनरी। ऑल्दो क्वाटनरी एंड क्वाइनरी टर्शरी एक्टिविटीज के पार्ट ही आते हैं, यही एक अम्ब्रेला टर्म मानी जाती है और इसी में ये सब आ रहे होते हैं। ठीक है, बट एट टाइम्स हम इसको अलग अलग करके भी पढ़ रहे होते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। टर्शरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि बाद में जाकर डिवाइड हो गया आपका होलसेल में या फिर रिटेल ट्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी अगेन आपका अलग अलग तरीके से यूज हो रहा होता है रिटेल में, ये सब चीजें में। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन है, और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया ना, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। फिर वाटरवेज 2 पार्ट में हो गया, इनलैंड या ओशनिक। फिर एयरवेज आपका अगेन एयरवेज इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, जो हम नेक्स्ट बुक में पढ़ रहे होंगे। तो ये सारा चार्ट आपका जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे होलसेल में भी अर्बन सप्लाई, रूरल सप्लाई, फिर रिटेल में अर्बन और रूरल में अलग अलग होता है। अर्बन एरियाज के अंदर आपके चेन स्टोर्स होते हैं या फिर कन्वीनियंट शॉपिंग स्टोर्स होते हैं। सिमिलरली रूरल एरियाज के अंदर आपकी पीरियोडिक मार्केट्स, मंडी लग रही होती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें मेजरली 4 तरीके की टर्शरी एक्टिविटीज को डिस्कस करना है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ट्रेड की अगर हम बात करें, सिंपल सी डेफिनेशन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप कोई भी गुड बाय या सेल करते हो तो उसके बदले में आप प्रॉफिट अर्न करने की सोच रहे हो। ठीक है, अब ट्रेडिंग सेंटर्स आपके टाउन्स और सिटीज के अंदर रहते हैं। तो डिवाइड अगर हम करना चाहें तो हम मेजरली इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है आपकी रूरल मार्केट, है ना, जो लो क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना इनका ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी बहुत चीप होती है, आपको ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं देख रहे होते हैं, और स्मॉल मार्केट्स होते हैं, कोई छोटी मोटी दुकानें हो गई, इस तरीके का। ऑन द अदर हैंड अर्बन मार्केट की अगर हम बात करें तो हाई क्वांटिटी के अंदर गुड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, गुड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ब्रांड्स होती है, बहुत सारी चॉइसेस होती है। अगर आपको एक बिस्किट पसंद नहीं आ रहा तो आपके पास 10 और ऑप्शंस होंगे। ऑन द अदर हैंड मे बी रूरल एरिया के अंदर आपके पास 2 ही ऑप्शंस हो, है ना, और आपको उसी में से लेना पड़ रहा हो। दूसरा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मार्केट सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े सिटी मार्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो आपके पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी बड़ा देखने को मिलता है कंपेयर टू द रूरल मार्केट सेंटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रूरल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो रूरल, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो रूरल मार्केट्स के अंदर बेसिकली आपके काशी अर्बन सेंटर्स होते हैं, आसपास की जो रूरल सेटलमेंट्स होती है, वहां पे छोटी मोटी बेसिक मंडियां लग जाती है, वीकली या बाई वीकली, है ना, रोटेट करती रहती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के अंदर, ज्यादा डेवलप नहीं होती है। पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज की, कुछ लोग खुद ही सब्जी खरीद लाते हैं किसी अर्बन एरिया से मंडी से जाकर के, और फिर उसको गली गली में बेच देते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग काट पे बेच देते हैं, कभी कभी कुछ जहां पे थोड़े से बड़े काम होते हैं वहां पे मंडियां लग जाती है या दुकानें खुल जाती हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्बन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की मार्केट भी मिल रही होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल फर्नीचर मार्केट अलग होगी, सब्जी मंडी अलग होगी, कपड़ों की मार्केट अलग होगी, है ना, या अलग अलग तरीके की सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इन्हीं मार्केट्स में सर्विसेज भी मिल जाती है। मार्केट में ही दुकान होती है कि कहीं पे किसी डॉक्टर की दुकान है, किसी फिजिशियन की दुकान है, किसी डेंटिस्ट की दुकान है, किसी लॉयर का ऑफिस है, तो आपको ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पे मिल जाती है अलॉन्ग साइड द जो भी आपको मटेरियल खरीदना है, एक प्रोसेस्ड गुड खरीदना है। ठीक है, अब ट्रेड हमने पढ़ लिया कि मार्केट हमारी 2 तरीके की है, रूरल और अर्बन। अब ट्रेड 2 तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हैं, एक होता है रिटेल ट्रेडिंग और एक होता है होलसेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग सिंपल सा है, रिटेल ट्रेडिंग आप अपने आसपास की एक दुकान को मान लो कि जो डायरेक्टली जो गुड्स है वो कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, मैं जाती हूँ एक दुकान पे, मुझे एक बिस्किट लेना है, मुझे एक साबुन लेनी है, मुझे एक टूथब्रश लेनी है, मुझे ये सारी चीजें लेनी है, ले ली। ठीक है, सो दैट इज रिटेल ट्रेडिंग। अब इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो स्ट्रीट पेडलिंग हो सकती है कि जो गलियों में वो कार्ट लेकर के आते हैं, कुछ सब्जी की लेकर के आते हैं, कुछ चूड़ियों की लेकर के आते हैं, ऐसे स्टॉल्स के ऊपर आजकल कपड़े भी बिक रहे होते हैं, राइट। कुछ डोर टू डोर सेल्स कर रहे होते हैं कि लोग घर घर जाकर के सामान बेच रहे होते हैं ऐसे गलियों में, जिसको जो लेना है ले ले, है ना। टेलीफोन सेल्स हो सकती है, राइट, या फिर वेंडिंग मशीन हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकती है, या फिर एक छोटी सी दुकान हो सकती है। और यहाँ पे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सो दैट कंज्यूमर्स एक लिमिटेड प्राइस पे ही उस प्रोडक्ट को इजीली खरीद पाए, है ना। कोई भी उस प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी कीमत से ज्यादा उसको ना बेचे। तो यहाँ पे एमआरपी एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, होलसेल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गुड्स होता है वो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स से गुड उठाते हैं एंड फिर उसको छोटे मोटे अलग जगहों पे बेच रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे जो दुकानदार है या जो रेडी वाला है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड बेच रहा है,
राइट। यहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर गुड्स उठाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं कहां पे, लार्ज स्टोर्स के अंदर, चेन स्टोर्स के अंदर या इन दुकानों के अंदर, राइट। तो ये इंटरमीडिएटरीज या सप्लाई हाउसेस होते हैं बिटवीन द रिटेलर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। लाला जी हैं ये इनके बीच के, ठीक है। ये क्या है, लाला जी कौन है, होलसेलर, ठीक है। यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया। तो एट टाइम क्वेश्चन भी आ जाता है रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग में बताओ, या फिर रूरल और अर्बन मार्केट में भी एट टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो आपको दोनों ही बहुत सिंपल इजी टू आंसर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें तीन तरीके के डेफिनेशंस और दी हुई है, उनको पढ़ लेते हैं। एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, यानी ये पहला लार्ज स्केल इनोवेशन है जिसके अंदर कंज्यूमर्स डायरेक्टली ओन और मैनेज करते हैं कुछ स्टोर्स को, राइट। कि कुछ स्टोर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको उनको इजीली उनकी बेसिक जरूरत के सामान उन्हें इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, यानी ये वो बड़े स्टोर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे ड्रिंक्स मिलेंगे, यहाँ पे क्लोथ्स मिलेंगे, यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगे, राइट। एंड दीज आर मैनेज बाय डिपार्टमेंटल हेड्स। नेक्स्ट होते हैं चेन स्टोर्स, यानी ऐसे स्टोर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस है या फिर जिनकी मर्चेंडाइज मिल सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल मैकडी हो गया, वॉलमार्ट हो गया, तो ये सब हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रेड ऑन कॉमर्स हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट दो ही चीजें, रिटेल ट्रेडिंग वर्सेस होलसेल ट्रेडिंग और रूरल मार्केट वर्सेस अर्बन मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, विच इज सेकंड टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, अपने गुड्स को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाते हैं, ठीक है। काफी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, मोबिलिटी चाहिए होती है, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है ना, कि रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करता है पहले इंडस्ट्रीज तक, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज से जब गुड्स बन जाते हैं तो उसको सप्लाई करता है मार्केट तक, भले वो किसी होलसेलर को जाकर के बेच रहा हो या किसी रिटेल स्टोर वाले को जाकर के बेच रहा हो, फिर मार्केट से जा रहे होते हैं लोगों के घरों तक। तो यहां तक आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू ऑफ मटेरियल इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें ऐड होते हुए जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वेज टू मेजर ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट पढ़ लेते हैं। आप ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हो? आप बाय डिस्टेंस मेजर कर सकते हो कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, आप बाय टाइम मेजर कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है, आप बाय कॉस्ट मेजर कर सकते हो कि कितने पैसे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है आइसोक्रोन लाइंस। यहां से एट टाइम 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली आइसोक्रोन लाइंस आर, या व्हाट डू यू मीन बाय आइसोक्रोन लाइंस। तो बेसिकली लेट्स से ये ए एरिया है और ये बी एरिया है और ये सी एरिया है, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में आपको लगते हैं 30 मिनट और यहां से यहां तक जाने में भी आपको लगते हैं 30 मिनट। तो ये दो लाइंस जो आपने ड्रॉ की, दीज आर आइसोक्रोन्स लाइंस, यानी ऐसे एरिया पे आप ऐसे एरिया ड्रॉन ऑन मैप्स टू कनेक्ट प्लेसेस दैट टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच, ठीक है। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा होता है। आई डोंट नो इसका क्या यूज केस है यहाँ पे, बट ये पढ़ाया गया है तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, डिफरेंट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो हर लोकेशन को हम एक ऐसे नोड से, नोड क्या है, 2 पॉइंट्स का मीटिंग पॉइंट है, कि 2 रोड या 2 एरिया जहां पर पे आकर के मिले, राइट। एंड लिंक क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जो 2 रोड्स को कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये सारा मिलके आपका एक नेटवर्क बनाता है। अगेन नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी कैन स्किप इट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। सबसे पहला डिमांड, राइट। तो डिमांड पॉपुलेशन साइज से डिपेंड करती है। अब लेट्स से आप मेट्रो हो गई या कोई रेल हो गई, उसको आप किसी गांव में नहीं लगाओगे, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका जो बेसिक जो डिपेंडेंसी है वो आसपास के एरिया में है, वो अपनी खेती करते हैं, आसपास कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, कहीं दुकान कर ली, कुछ भी कर लिया, तो उन्हें रोज मेट्रो से तो ट्रैवल नहीं करना है, राइट। सो आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवेज हो गया, एनीथिंग आप ऐसे एरिया में डेवलप करोगे जहां पे पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, जिनकी डिमांड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वो रोज ट्रैवल करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। दूसरा रूट्स, यानी आप ऐसे एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप करोगे जो ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है, जिसकी ज्यादा क्लोजनेस है सिटीज के साथ, टाउन्स के साथ, या फिर रॉ मटेरियल वाले प्लेसेस के साथ या इंडस्ट्रियल सेंटर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड पैटर्न। तो अगेन वही कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर लैंडस्केप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आप माउंटेनियस एरियाज के अंदर जहां पे ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करना इतना इजी नहीं है, वहां पे आपको कम फीजिबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड आपको प्लेन एरिया के अंदर ज्यादा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज द रीजन इज नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट, प्लेन एरियाज के अंदर आपकी एग्रीकल्चर भी ज्यादा अच्छे से हो पाती है, इंडस्ट्रीज भी ज्यादातर वहीं पे सेटअप होती है, पॉपुलेशन भी आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू द माउंटेनियस एरियाज, ठीक है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल फैक्टर्स विच समहाउ इन्फ्लुएंस मल्टीपल थिंग्स, राइट।
सो नाउ वी आर स्टडीइंग फॉर ट्रांसपोर्ट, तो हम ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट ट्रांसपोर्ट कि सिर्फ माउंटेन्स है तो हम पहाड़ में रोड नहीं बना रहे। हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग रहते ही नहीं है, उन रोड्स का ज्यादा यूज केस है ही नहीं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, तो वेदर कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने एक ऐसे एरिया के अंदर रोड बना दिया जहां पे आए साल बारिश आती रहती है, तो वो उतना रिलायबल या उतना सेफ नहीं रहेगा। यू हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शन, ठीक है। फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द सेकंड टॉपिक व्हिच वाज ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले का जो वार्तालाप होता था वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड करता था कि कबूतर होता था, उसको चिट्ठी दी जाती थी, फिर वो जाता था डिलीवर करने के लिए, राइट। आज के टाइम पे क्या है, मैसेज है, फटाफट अरे व्हाट्सएप किया, इंस्टा किया, वीडियो कॉल किया, राइट। तो मोबाइल टेलीफोनी और सैटेलाइट की वजह से हमारा फिजिकल ट्रांसपोर्ट मेथड के ऊपर रिलायंस बहुत ज्यादा कम हो गया, और एक्चुअली में ऐसा होता था कि घोड़े पे सवार होकर के बंदा जाता था एक राजा से दूसरे राजा तक मैसेज को डिलीवर करने के लिए, राइट। तो अब आप अक्रॉस डिस्टेंस विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स किसी से भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी मैसेज को इजीली आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन विच आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ लाइफ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी इंडस्ट्री से कुछ सामान मंगाना है, मैं एक होलसेलर हूं, मुझे मैन्युफैक्चरर से मंगाना है, तो मैं उसको कॉल करके बोलूंगी कि भाई कल 20 पेटी इस चीज की मेरे घर छोड़ दियो, राइट। सो इट समहाउ मेक्स लाइफ इजियर, स्मूदर, और बाकी सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन अ डे विदाउट फोन्स, कैसे आप कनेक्ट करोगे, कैसे आप क्या चीजें वो करोगे, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पहले जो मैसेजेस होते थे वो बाय हैंड, बाय एनिमल, बाय बोट, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते थे, रोड्स, रेलवेज, बट विद टाइम आप इजीली किसी को भी विद इन अ क्लिक कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो अलग अलग चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया विच आर अगेन वेरी टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज, राइट, एंड दे हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड द वे वी कम्युनिकेट नाउ, ठीक है। कि आपको कोई भी मास मीडिया, कोई भी ऐसा मैसेज है, राइट, जो आपको बल्क में पॉपुलेशन को एक साथ पहुंचाना है, तो वो भी आपके पास अब एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप न्यूज, इमेजेस, टेलीफोन, इन सब चीजों से कर सकते हो अपने टारगेट ऑडियंसेस को। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पिच करना है, कोई बिजनेस आइडिया पिच करना है, एनीथिंग यू कैन पिच देम आउट, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीड्स द इकोनॉमी, ठीक है। न्यूज़पेपर ग्लोबल रीच से आपकी ग्लोबल कवरेज बढ़ जाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से और भी ज्यादा आपके चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और इंटरनेट से तो अब विद इन अ क्लिक आप किसी से भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो यही आ गया कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज टर्शरी एक्टिविटीज। तो आपके पास मिक्स करके भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिक्स करके ही क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली उसको लिख सकते हो जो भी कुछ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो लास्ट टाइप विच इज फोर्थ टाइप, दैट इज सर्विस, कि क्या सर्विसेज किस तरीके से दे रहा होता है। तो दो तरीके की सर्विसेज, अगर मैं टाइप्स में बाइफरकेट कर रहा हूं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली है लो ऑर्डर सर्विस और दूसरी है हाई ऑर्डर सर्विस। नाम से समझ में आ गया, लो ऑर्डर सर्विसेज यानी कॉमन है, इजीली एक्सेसिबल है और बेसिक सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज, बार्बर्स, गार्डनर्स, इसके अंदर फिजिकल लेबर रिक्वायर्ड होता है। ऑन दी अदर हैंड हाई ऑर्डर सर्विसेज के अंदर आपको ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अकाउंटेंट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई फिजिशियन है, कोई टीचर है, यानी यहाँ पे स्किल्ड होता है, यहाँ पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए। यहाँ पे मेंटल लेबर ज्यादा होता है, जो टीचर पढ़ाती है वो फिजिकली कोई काम नहीं कर रही है, इट इज ऑल अबाउट मेंटली, राइट। सिमिलरली अकाउंटेंट का जो काम होगा इट इज मोर अबाउट मेंटल प्रेशर या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती है, यहाँ पे आपको फिजिकल लेबर करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विस सेक्टर की। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, राइट। सर्विसेज आप डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को दे पाते हो जो अफोर्ड कर पाते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको ट्रीटमेंट देगा, राइट। अब कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ कंपनीज रेगुलेट करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज। ओके, जैसे हाईवेज हो गया। अब हाईवेज को ऑब्वियसली कोई एक इंडिविजुअल बंदा थोड़ी ना मेंटेन करेगा, उसको सरकार मेंटेन करेगी, या जिस भी कंपनी के साथ उनका टाइप होगा, टेंडर जिनको दिया होगा वो लोग मेंटेन करेंगे। सिमिलरली फायर फाइटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यूटिलिटीज हो गया, इनको या तो कोई सरकार या कोई बड़ी कॉर्पोरेशन इन सारी चीजों को रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज में आपका हेल्थ केयर, लॉ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा आ जाते हैं।
नेक्स्ट है लोकेशन सेंसिटिव। अब जैसे रिक्रिएशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने जाते हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस, राइट। आप कहीं मेले में जाते हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस। आप किसी और जगह पे जाते हो, राइट। सो मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, इनको मेंटेन करने के लिए भी एक बॉडी होती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स प्रेफर किए जाते हैं, जो इनके लिए रूल्स गाइडलाइंस वगैरह सेटअप करके रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली गोल्फ कोर्सेज वगैरह भी आपको लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करती है, और अगेन आपको पीवीआर या सिनेमा हॉल्स गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, यू विल फाइंड देम इन सिटीज, क्योंकि वहां पे उनका लोकेशन बेस है या फिर यहाँ पे उनकी टारगेट ऑडियंस है जो देखने के लिए आ रही होती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ लोकेशन ऑल्सो इंपैक्ट द सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विस, जैसे जो डेली लाइफ के अंदर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस कीपर्स हो गए, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, या डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, राइट। ये यूजुअली वो लोग होते हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो रूरल एरिया से आए होते हैं, ऑफन अनस्किल्ड होते हैं, ये बेसिक काम होते हैं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो इन्हीं के अंदर वो 4 पैसे कमाने लग जाते हैं, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट। जो हाउस हेल्प्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। ऑन दी अदर हैंड जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मुंबई के डब्बे वाले की अगर हम बात करें, वो रफली डेली 1,75,000 लोगों को टिफिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे तो और भी बहुत सारी सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर्स बना दिए हैं, राइट, कि लोग अपने जिनके थ्रू बिजनेसेस या सर्विसेज रन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा सर्विस सेक्टर आता है। आई थिंक इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज, राइट। आज के टाइम पे अगर हम ज्यादातर देखते हैं तो पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज से हट करके वो टर्शरी एक्टिविटीज में ज्यादा जा रहे हैं। और जो जितने भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर हैं, वहां पे लार्जर जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो टर्शरी एक्टिविटीज में इंगेज है, वहां पे सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटी बहुत कम होती है, राइट। और जितना जितना एक कंट्री डेवलप होती है, उसी तरीके से उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ करके उतना ही ज्यादा मूव हो रही होती है टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टूरिज्म, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी, राइट। इट रेफर्स टू ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। टूरिज्म ये हो गया आपका, ठीक है। कुछ रीजन्स के अंदर ये सीजनल होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे हर साल आपका टूरिज्म चल ही रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्लेसेस हो गए, ऑल राउंड द ईयर होता है। लेकिन कुछ जो आपके हिल स्टेशन है वहां पे सीजनल आपको टूरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। लार्जेस्ट टर्शरी सेक्टर है और 40% ग्लोबल जीडीपी को मेंटेन करके रखता है, तो समहाउ इट इज इंपैक्टिंग द इकोनॉमी डायरेक्टली, साथ के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट ये उन एरियाज के अंदर कर रहा होता है। तो लोकल्स जो होते हैं वो अकोमोडेशन अपने बना लेते हैं, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, रिटेल सर्विसेज के थ्रू टूरिस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बदले में उन्हें पे मिल रहा होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज वहां पे बढ़ रही होती है, रिटेल ट्रेड सेंटर्स वहां पे बढ़ रहे होते हैं, उससे इस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता है, विच अगेन इंपैक्ट्स बोथ द इकोनॉमी एंड द सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड वहां पे कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को? सबसे पहले क्लाइमेट, राइट। तो लोग ऐसे एरियाज में जाना पसंद करते हैं जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे हो, विंटर हॉलिडेज के लिए जाते हैं, समर हॉलिडेज के लिए जाते हैं, राइट। सो क्लाइमेट इज वेरी वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑब्वियसली आप बर्फ देखने के लिए शिमला में ही जाओगे, दिल्ली के अंदर तो नहीं देख सकते हो, राइट। सो क्लाइमेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एरिया का मेन नॉर्थ स्टार या एलिमेंट बन जाते हैं, मेन पॉइंट बन जाता है ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लैंडस्केप, माउंटेन्स, लेक्स, कोस्ट, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है उस एरिया के ऊपर कि क्या वो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है या नहीं, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्ट, बहुत सारे लोग एंशिएंट टाउन्स, कैसल्स, इन सब चीजों के आसपास जाना पसंद करते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है टूरिज्म मार्केट के अंदर, विच गिव्स रेवेन्यू ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कल्चर एंड इकोनॉमी, कुछ जगह पे लोग घूमने जाते हैं उनके एथनिक कस्टम्स को देखने के लिए, उनके लोकल ट्रेडिशंस के लिए, राइट। गोवा, कुर्ग, ये सब चीजें होम स्टे एक्सपीरियंसेस काफी अच्छा ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये आपको फैक्टर्स बताने हैं अफेक्टिंग टूरिज्म इन द वर्ल्ड, जो भी हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। वो था टूरिज्म। अभी होता है मेडिकल टूरिज्म, यानी लोग ट्रैवल करते हैं फॉर हेल्थ केयर पर्पसेस। एट टाइम्स ऐसा होता है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है वहां के अंदर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे होते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, वो इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक फेवरेट स्पॉट होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, राइट। वो आते हैं ऐसी कंट्रीज के अंदर, बेनिफिट होता है क्योंकि काफी कम पैसों के ऊपर उनका इलाज हो जाता है कंपेयर टू द नेटिव कंपनी बोल रही हूँ। नेक्स्ट है मेडिकल आउटसोर्सिंग। अब ऐसा भी होने लगा है कि आप जो मेडिकल टेस्ट है, काफी सारी कंपनीज या काफी सारी कंट्रीज ऐसा भी करने लगी है क्योंकि उनके इधर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो किसी दूसरी कंट्री की हॉस्पिटल या एनीथिंग उनके साथ टाई अप करके
करके अपनी रिपोर्ट्स को उनके साथ एनालाइज कराने लग जाती है, अपनी सर्विसेज को आपस में वो लोग एक्सचेंज करने लग जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, जो भी उनका अग्रीमेंट साइन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वो आउटसोर्स्ड सर्विसेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी इमेजेस को पढ़ने का, एमआरआई को पढ़ने का, अल्ट्रासाउंड टेस्ट को पढ़ करके। तो इस तरीके से भी मेडिकल आउटसोर्सिंग चल रही है कि जो कंट्रीज होती है वो दूसरी कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में उनको हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ये और भी ज्यादा इसमें होता ही है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, काफी कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरा फास्टर या ज्यादा एफिशिएंट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाती है। मे बी जो एग्जिस्टिंग कंपनी एंड कंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। लेट्स से एक कंट्री है, उसके पास उतना वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरी कंट्री के साथ टाई अप कर लेगी, तो वहां पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह वो भेजा करेगी, फिर वो एनालाइज करके वो सारा ट्रीटमेंट इनको बताया करेंगे। राइट, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेडिकल आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज, इससे एट टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादातर जो काम होता है इट इज मोर अराउंड रिसर्च, डेवलपिंग आइडियाज, थिंकिंग। राइट, तो इसके अंदर यही एक्टिविटीज आपकी आ रही होती है कि टेक्स्ट कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, रिसर्चर्स है, इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है। ऑन द अदर हैंड क्वाइनरी एक्टिविटीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा हो रहे होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जज हो गए, जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन भी पढ़ लेते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका मेजरली होता है कि आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, उसको डिसिमिनेट किया है, उसको समझा है। राइट, सो ये मेजरली नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट का ज्यादा काम होता है। राइट, तो वही है फंड मैनेजर्स, टेक्स्ट कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर की वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उस बग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका एक सोल्यूशन लेकर के आते हैं। राइट, तो विद टाइम ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को रिप्लेस करते हुए आजकल बहुत सारे लोग क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होना स्टार्ट हो रहे हैं, अपना करियर उसके अंदर बनाने की कोशिश करते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट, यू नीड टेक्स्ट कंसल्टेंट्स, यू नीड फंड मैनेजर्स, यू नीड पीपल हु डू रिसर्च। राइट, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही हैं आज के टाइम पे मार्केट में। नेक्स्ट आता है क्वाइनरी एक्टिविटीज। तो क्वाइनरी एक्टिविटीज हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का काम यहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे आप एक्चुअली में आइडियाज को इंटरप्रेट करके उनको इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। राइट, तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का यूजेज, एवोल्यूशन, वो सारी चीजें चल रही होती है। एंड इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। जो टर्शरी में करते हैं उनको जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में करते हैं उनको बोला जाता है व्हाइट कॉलर। जो भी आपके एनसीईआरटी में आ रहे हैं ना, एटलीस्ट उनको याद रखो। ठीक है, जो प्राइमरी में करते हैं आई थिंक उनको रेड कॉलर बोला जाता है, जो सेकेंडरी में करते हैं उनको ब्लू कॉलर बोला जाता है एज फार एज आई रिमेंबर। राइट, तो सिमिलरली क्वाइनरी में करने वालों को गोल्ड कॉलर वर्कर भी कहा जाता है। ठीक है, हाईली पेड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी स्किल के अंदर। राइट, ये एक सब डिवीजन ही माना जा सकता है टर्शरी सेक्टर का। इसमें कौन कौन जाते हैं, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, ये सब लोग आ रहे होते हैं। तो इनका एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है इन शेपिंग पॉलिसीज या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस अगर आप ले रहे हो, भले वो आप नेशनल लेवल पे ले रहे हो या फिर आप एक कंपनी लेवल के ऊपर ले रहे हो, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके जो एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, दे टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप अपना जो काम है वो किसी दूसरे से करा रहे हो, कहीं बाहर से करा रहे हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यानी एक जो कंपनी है वो इस ए कंट्री में रहती है, लेकिन वो अपना काम बी कंट्री में दूसरे लोगों को देकर के आउटसोर्स करा रही है, क्योंकि इससे इसका कम पैसे में काम हो जाता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंसीज को काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे वो लोग हैं जिनके पास वो स्किल है, साथ के साथ वो कम पैसों में भी आपको काम करके देते हैं। ऑफशोरिंग इसी को कहा जाता है, अ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग जहां पे आपने ओवरसीज लोकेशन यानी 7 समंदर पार, यानी आपने किसी दूसरे देश के अंदर काम को एक्सपोर्ट किया है और आउटसोर्स किया है। ठीक है, तो इससे होता ही है कि काफी इफेक्टिव काम होता है, क्योंकि वहां पे आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं। जो भी है, लेट्स से आपकी कोई आईटी कंपनी है तो आपको आईटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स कंट्री में मिल रहे हैं, अच्छी इंग्लिश है, साथ के साथ लोअर वेजेस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो इससे उनकी क्वालिटी तो मेंटेन रहती है, साथ के साथ उनकी कॉस्ट कटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। और कौन कौन से ऐसे कॉमन आउटसोर्स एक्टिविटीज है, तो आईटी है, एचआर है, कस्टमर सपोर्ट है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो बड़ी ब्रांड्स है उनके कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या इंपैक्ट होता है, तो जिस भी एरिया के अंदर ये काम आ रहा है, अच्छी बात है, वहां पे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। राइट, तो जॉब मिल रही होती है, इस सब चीजों से माइग्रेशन कम हो जाता है कि लोगों को वहीं पे अपने खुद के होम टाउन में, अपने खुद के ही शहर के अंदर काम मिल जाता है। दे डोंट हैव टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। लेकिन जो कंट्री ये है, अब यहाँ पे जिन लोगों के लिए जॉब्स जनरेट हो रही थी वो यहां से छिनकर यहां चली गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें लोगों के थ्रू रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रो एंड अ कॉन फॉर
बोथ द पीपल। इधर यहाँ पे फायदा है तो इधर यहाँ पे नुकसान है उन लोगों को जिस कंट्री ने काम आउटसोर्स कर दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बताना है और कैसे ये एक नई फॉर्म ऑफ क्वाटनरी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, आई थिंक विच इज द लास्ट टॉपिक। हाँ, डिजिटल डिवाइड। नाम से समझ में आ गया कि लोग डिजिटली डिवाइडेड है, गैप है, राइट। गैप किसमें है? बिटवीन द पीपल हु हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट। ठीक है, तो इससे इनइक्वालिटी होती है, डिस्पैरिटीज होती है। अब एक बच्चा जिसको अच्छी खासी एजुकेशन मिली, अच्छा खासा टेक्नोलॉजी मिला है, सब कुछ मिला है, वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बच्चा जिसके गांव में इंटरनेट तक नहीं है, वो क्या कर पाएगा, राइट। तो दोनों को डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन है, दोनों के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। इसको बेचारे को कहीं जाने का मौका नहीं मिला, कुछ करने का मौका नहीं मिला, कल को कोई जॉब आती है तो ऑब्वियसली उसमें एलिजिबल ये बंदा होगा, ये तो वहां पे स्टैंड होने लायक नहीं है, राइट। कंपीट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी तरीके का डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अभी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि विद टाइम डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रोग्रेस कर ली है, वहां पे वो लोग और भी नई टेक्नोलॉजीज के साथ अब एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, लोगों के पास एक्सेस है, उनके पास उतनी वो फाइनेंशियल या फिर परचेजिंग पावर भी है। ऑन दी अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसी वजह से दोनों ही कंट्रीज का हमें एक डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल टर्म्स के ऊपर भी देखने को मिलता है कि वो डिजिटली काफी एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन ये डिजिटली उनको कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो भी रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को एज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको जस्टिफाई करना है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर प्रोडक्शन भी और एक्सचेंज भी है, राइट। वो भी हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है, पूरे चैप्टर का गेस्ट ही है इस आंसर के अंदर लिखना है। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब है कि आपको बदले में पैसा कुछ मिल रहा होता है सर्विस प्रोवाइड करने में। प्रोडक्शन में आप अगेन एट टाइम आप कोई फिजिकल गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बट हेयर द प्रोडक्ट इज, हेयर द आउटपुट इज कि आप उसको नॉलेज दे रहे हो, राइट। आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर आप स्पेशलाइज करते हो। सो दिस इज व्हाट टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स। तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर में हमने वही पढ़ा है कि टर्शरी एक्टिविटीज को हमने 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड, ट्रेड के अंदर हमने पढ़ा रिटेल वर्सेस होलसेल एंड रूरल मार्केट्स वर्सेस अर्बन मार्केट्स। ये 2 चीजें पढ़ी है, अर्बन वर्सेस रूरल मार्केट्स। दिस वाज द फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन वाज, क्या था सेकेंड वन? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रूल्स हैं। थर्ड वन वाज कम्युनिकेशन। फोर्थ वन वाज सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हाई लेवल सर्विसेज और लो लेवल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ कुछ चीजें सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था। देन फिफ्थ वन वाज टूरिज्म एंड उसके बाद हमने 6 टॉपिक में क्वाटनरी वर्सेस क्वाइनरी एक्टिविटीज को डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।